रुक्ष गुण पढ़ेंगे। यस्य द्रव्यस्य शोषणे कर्मणि शक्ति स रुक्षः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला अध्याय 18वां नंबर का गद्य है हेमाद्रि की व्याख्या। नेक्स्ट आप लिखिए, रुक्षम समीरणकरम परम कफहरम मतम तम। भाव प्रकाश पूर्व खंड। हमको एक स्निग्ध से विपरीत लेकर के, स्निग्ध गुण से विपरीत रुक्ष गुण है, इसलिए पहले हमको स्निग्ध गुण का एक श्लोक लिखना है और उसके विपरीत में फिर रुक्ष गुण का श्लोक लिखना है। देखिए, स्नेह मार्दोकृत, स्नेह मार्दोकृत स्निग्धो बलवर्णकरः तथा रुक्षः तद विपरीतः स्यात् तात घनः खरः। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान 30वां अध्याय 518 नंबर का गद्य है ये। इसके अलावा थोड़ी हम लोग कुछ टीकाकारों द्वारा जो कुछ शब्दों को थोड़ा डिफाइन किया गया है तो उसको लिखेंगे। औक्ष काठिन्यकरम इति अर्थः। दूसरा एक शुष्क के लिए लिखा है, आप लिखिए, टीका लिखिए, शुष्कस्य शोषणत्वेन अवयवे पृथक्त्वम इति अर्थः। तो इस तरीके से आपने कुछ शब्द को विस्तृत किया टीकाओं के द्वारा। आइए हम लोग अब समझते हैं कि रुक्ष गुण क्या है और इसका काम क्या है। देखिए, स्निग्ध गुण आकर्षण का कारण होता है। जितने आकर्षण बल हैं किसी तत्व में, अवयव में, जो एक अवयव दूसरे अवयव से आकर्षित होता है वो स्निग्ध गुण के कारण होता है। और रुक्षः तद विपरीतः स्यात्, रुक्ष गुण जो है उससे विपरीत है। अतः आकर्षण बल का नाश होना ही रुक्ष गुण है। तो आकर्षण बल को एक तो ये होता है कि किसी अवयव को अपनी ओर खींचना, लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है, इंद्रियों का अपने विषयों की ओर खींचना भी आकर्षण है। यदि किसी भी द्रव्य में रुक्ष गुण होगा तो इंद्री उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। अब इंद्री का आकर्षण अपने विषय के प्रति जितना कम होगा उस विषय में उतना ही अधिक रुक्ष गुण होगा। जितना रुक्ष गुण अधिक होगा उतना इंद्री का आकर्षण विषय के प्रति कम होगा। अब दोनों जगहों पे है, यदि इंद्री में ही रुक्षता हो जाए तो इंद्री जो है वो अपने विषय के प्रति खुद ही आकर्षित नहीं होती, इंद्री को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होगी, इंद्री विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं। लेकिन इंद्री में तो विषय ग्रहण की इच्छा है, परंतु विषय को देख करके इंद्री उससे अरुचि को प्राप्त हो रही है, यानी विषय अरुचिकर लग रहा है। तो इसका मतलब है कि विषय में रुक्ष गुण की अधिकता है, इसीलिए इंद्री को वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए ना? yes, तो कुल मिला के रुक्ष गुण क्या है? आकर्षण बल की हानि। इसीलिए लिखा है, अब आप जानते हैं कि आकर्षण बल के कारण ही दो अंग अवयव कुछ भी आपस में बंधे रहते हैं या आपस में आस पास आते हैं, पास आते हैं। ठीक है, आपने अभी लिखा है कि शुष्कस्य शोषणत्वेन अवयवे पृथक्त्वम इति अर्थः। यानी ये जो शुष्क है, यही ये शुष्कता क्यों होती है? रुक्ष गुण के कारण शुष्कता होती है। एक्चुअली जिस द्रव्य में रुक्ष गुण होता है वो जल को सोख लेता है, और जब जल को सोख लेगा तो क्या होगी? रुक्षता होगी, शुष्कता होगी, है ना? जो शुष्कता हुई उसके कारण वहां पे रुक्ष गुण उत्पन्न हुआ। शुष्कता में ही, यानी रुक्ष गुण के कारण शुष्कता उत्पन्न होती है। शुष्क कैसे हुआ? रुक्ष गुण के कारण हुआ।
तो जब शुष्क हो गया तो रुक्ष था, इसका मतलब बिना रुक्षता के शुष्कता नहीं हो सकती। और जहाँ रुक्षता है वहाँ अवयव में पृथक्त्वकरण होगा, यानी एक अवयव दूसरे अवयव से पृथक होगा। अवयव का पृथक होना ही आकर्षण बल की कमी है। ठीक है, जब तक उनमें आकर्षण बल रहेगा तब तक अवयव पृथक नहीं होंगे, वो एक दूसरे से संलग्न रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हम समझ गए कि रुक्ष गुण जो होता है वो जल का शोषण करने वाला होता है, और जल के शोषण हो जाने से स्निग्ध अंश का नाश हो जाता है, इसीलिए रुक्ष गुण की उत्पत्ति या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो रुक्ष गुण के बढ़ने से जितने भी आकर्षण बल हैं जिनके कारण दो अवयव आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते हैं या बंधते हैं या जुड़ते हैं, वो बल अल्प होने लगता है, इसीलिए वो दोनों अवयव एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने जाना कि यानी पृथकत्व में कारण कौन है? रुक्ष गुण है। रुक्ष गुण पृथकत्व में कारण है। तो लेखनम पत्तलीकरणम, लेखन के लिए आचार्यों ने टर्म दिया, क्या है? लेखनम पत्तलीकरणम, यानी पतला कर देना ही लेखन है। यानी लेयर बाय लेयर चीज़ों को सेपरेट कर देना, वो क्या है? लेखन है। जब हमने लेखन पढ़ा था तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि धातून बलान वादेहस्य विशोष्य उल्लेखयेत च यत्, यानी वहाँ पे विशोषण कर्म, शोषण, और शोषण से शोषण होता किसके कारण है? रुक्ष गुण के कारण होता है। तो रुक्षता तो पहले से है तभी शोषण होगा। ठीक है, और उससे फिर उनके आपस में अवयव पृथक होने लगते हैं, और पृथक पृथक जब अवयव पृथक हो जाते हैं तो पत्तलीकरण होता है, इसी को हम लेखन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रुक्ष गुण से हमें दो बातें पता चली। एक तो पत्तलीकरण करता है, लेखन करता है। दूसरा आकर्षण को कम करता है, तो बंधनों को कमजोर करता है। आकर्षण बल को कम होने के कारण, कम करने के कारण बंधनों को तोड़ देता है। तो ये बॉन्ड बनाता नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अपचय कारक होगा। लेखन करेगा इसलिए अपचय कारक होगा। ठीक है, हाँ। और देखिए, हमारे शरीर की जो अग्नि है वो स्निग्ध अंश पा करके परम दीप्त अवस्था को प्राप्त होती है। जब हमारे शरीर में रुक्ष गुण की वृद्धि होगी तो अग्नि की विकृति होगी, अग्नि मंदता को प्राप्त होती जाएगी, अग्नि मंद होती जाएगी, क्योंकि अग्नि का दीपन नहीं होगा। देखिए, आपको समझना चाहिए कि जितने भी एंजाइम्स हैं विशेष रूप से वो पित्त हैं, और उन्हीं के अंतर्गत अग्नि है। कुछ हार्मोन्स भी पित्त हैं, तो हम ऐसा मोटे तौर पे कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं वो प्रायः पित्त हैं, और उन्हीं के अंतर्गत अग्नि है। अब देखिए, एंजाइम और हार्मोन्स क्या हैं? विशेष रूप से प्रोटीनेशियस कंपाउंड हैं, प्रोटीन के बने हुए कंपाउंड्स हैं। अच्छा, तो कोई भी कंपाउंड तो उसके अणुओं से मिल करके ही बनेगा। जब रुक्ष गुण बढ़ेगा तो अणुओं में पृथक्करण हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स से अणु पृथक होने लग जाएंगे, तो एंजाइम हार्मोन का फॉर्मेशन ना हो करके उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो परिणाम में क्या होगा? अग्नि मंद होती चली जाएगी, क्योंकि एंजाइम हार्मोन ही के अंतर्गत अग्नि रहती है, पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है। जब पित्त ही नहीं बनेगा, पित्त ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अग्नि तो मंद हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? yes, इसीलिए रुक्ष गुण अग्नि मंदता कारक होता है। ठीक है, yes. उसके बाद आपने देखा रुक्षम समीरण करम परम कफ हरम मतम। समीरण करम यानी रुक्ष गुण वायु कारक होता है, परंतु एक बात बताया, परम कफ हरम मतम, यानी सबसे अधिक कफ नाशक है। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है,
केन जलेन फणत इति कफः, जो जल से उत्पन्न होता है या जिसकी जल के द्वारा वृद्धि होती है वो है कफ। और ये क्या करता है? जल का शोषण कर लेता है। तो जब जल ही नहीं रह जाएगा तो कफ कहाँ से रह जाएगा? इसीलिए रूक्ष गुण परम कफ नाशक होता है। ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा था कि वो शरीर में वो सारी चीजें कफ हैं जो किसी भी क्रिया का सबस्ट्रेट मटेरियल होती हैं। ठीक है। तो अब जब अवयव ही पृथक हो जाएंगे तो सबस्ट्रेट मटेरियल बन ही नहीं पाएगा। सबस्ट्रेट मटेरियल बनने के लिए लार्जर मॉलिक्यूल की आवश्यकता है कि नहीं? कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। कंपाउंड चाहिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहिए या लार्जर मॉलिक्यूल्स चाहिए, क्योंकि जो कफ है उस पे अग्नि की क्रिया होगी, यानी उसमें पाचन होगा, तो वो छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन होगा। अब जोड़ने वाला काम तो स्निग्ध गुण करता है। अब ये क्या है? रूक्ष गुण। तो जब जुड़ने ही नहीं पाएगा, अवयव ही पृथक हो जाएंगे, तो सबस्ट्रेट कहाँ से बनेगा? इसलिए परम कफ हरम मतम। समझ में आ रहा है? रुक्षम समीरण करम परम कफ हरम मतम। तो आप शायद समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कफ हर है। और जब जितने कार्य जुड़ करके होते हैं, जैसे उपचय का कार्य शरीर में जुड़ करके होता है ना? धातुओं के जोड़ से ही तो उपचय होगा। तो जब ये तो जोड़ के उल्टा है, तोड़ने वाला कार्य है, इसलिए उपचय नाशक है, यानी अपचय कारक है। ठीक है। तो किस तरीके से आपने समझा कि रूक्ष गुण के प्रयोग से शरीर में स्निग्ध गुण का या स्नेह का नाश होता है, यानी आकर्षण बलों की कमी हो जाती है। इसीलिए वो जो दो अवयव आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे हुए थे या एक दूसरे के पास थे, उनमें दूरी उत्पन्न होने लगती है और पृथक्त्व उत्पन्न होने लगता है। इसी वजह से शरीर में जितने कफ हैं उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती, इसलिए कफ का नाश होने लगता है। और अग्नि का दीपन नहीं होता, क्योंकि अग्नि दीपन के लिए स्निग्ध अंश की आवश्यकता होती है और रूक्ष गुण स्निग्ध का नाश करता है, इसलिए भी। और दूसरा अभी हमने बताया कि पित्त का निर्माण भी नहीं हो पाता, पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है। तो जब पित्त का निर्माण नहीं होगा तो अग्नि नहीं रह पाएगी, यानी रूक्ष गुण अग्नि का भी नाश करता है। और दूसरे तरीके से और जान लीजिए कि जब धातुओं का नाश होगा तो धातुओं के अंतर्गत जो अग्नि रहती है धात्वाग्नि, उसका भी नाश होगा। जब आश्रय का नाश होगा तो आश्रयी का भी नाश होगा, इसलिए धात्वाग्नियां भी कम हो जाएंगी, जठराग्नि भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये रूक्ष गुण के आप एक तरीके से कर्म भी देख रहे थे। और फिर आप लोगों ने पढ़ा, अभी क्या लिखा स्निग्ध गुण में? स्नेह मार्दोकृत, हाँ, स्निग्धो बलवर्ण करस्त था। ठीक है। तो स्नेहकृत, स्निग्ध गुण तो स्नेहकृत होता है, यानी कि खिंचाव पैदा करने वाला, लगाव पैदा करने वाला, दो चीजों को आपस में जोड़ने वाला। अब ये तो उसका उल्टा है, यानी दो चीजों को पृथक करने वाला। तो स्नेह। दूसरा मार्दोकृत, स्निग्ध गुण मृदुता लाता है। अच्छा, आपके संबंध ही उसी से बनेंगे जिससे आप में मृदुता होगी, जिसके प्रति आप में मृदुता होगी, है ना? अब जब तुम एक दूसरे के लिए कठोर हो तो संबंध कहाँ से बनेंगे? अब अभी आपने पढ़ा रूक्ष में, क्या पढ़ा कि रूक्ष गुण काहे के लिए है? रौक्षम काठिन्य करम इति अर्थः। रूक्ष गुण क्या करता है? कठिनता उत्पन्न करता है। कठिनता मतलब हार्डनेस नहीं, हार्डनेस भी होता है, परंतु रौक्ष गुण का काठिन्य का मतलब है हर काम को कठिन, हर परिस्थिति को कठिन कर देता है, मुश्किल कर देता है, उसको नहीं होने देता है, यानी किसी कार्य को होने देने में कठिनता उत्पन्न कर देता है। आप समझ रहे हैं? उत्पत्ति में, संयोग में कठिनता, उत्पन्न होने में मुश्किल, संयोग होने में मुश्किल, संबंध बने रहने में मुश्किल। समझ रहे हैं ना? तो काठिन्य से तात्पर्य हार्डनेस तो है ही, लेकिन अन्य अनफेवरेबल कंडीशंस जिनके कारण दो चीजें आपस में ना जुड़ पाए, ना जुड़े रह पाए, ठीक है,
और ना ही कोई क्रिया हो पाए। ठीक है, तो रोक्ष शब्द का मतलब यह है। तो आपने पढ़ा स्नेह मार्दोकृत स्निग्धो बल वर्ण करह तथा। अब बल करह, देखिए आपने पढ़ा है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतम बल उच्यते। जब ये तो श्लेष्मा का निर्माण ही नहीं होने देगा, रुक्ष गुण तो श्लेष्मा का निर्माण ही नहीं होने देगा, ओज का निर्माण ही नहीं होने देगा, धातुओं का निर्माण ही नहीं होने देगा, अग्नि का निर्माण ही नहीं होने देगा, तो फिर बल कहाँ से आएगा? ना अग्नि बल बढ़ सकता है, ना शारीर बल बढ़ सकता है, ना ओज बल बढ़ सकता है। इसीलिए ये बल करह ना हो करके बल नाश करह होगा। रुक्ष गुण स्निग्ध गुण बल करह होता है और रुक्ष गुण बल नाशक होगा। ठीक है। वर्ण, वर्ण जो है, वर्ण भी स्नेह, आप इसको इंद्रिय स्थान में पढ़ के देखिए तो वहां लिखा है, वर्ण के बारे में लिखा है स्नेह रोक्षात व्याख्याता, यानी वर्ण की व्याख्या स्नेह और रुक्षता से की जाती है। तो जितना स्निग्ध होगा उतना ही वर्णकारी वर्ण युक्त होगा, और जितना ही रुक्ष होगा उतना वर्ण रहित होगा। यानी जितनी चीजें डल कलर होती हैं वो सब रुक्ष गुण से युक्त होती हैं। ठीक है। तो ना ये बलकारी होगा और ना वर्णकारी होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अभी हम पहचान में वही बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग रुक्ष गुण को शायद समझ गए होंगे। इस तरीके से अब हम किन द्रव्यों में रुक्ष गुण है उनको कैसे पहचाने उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम किसी द्रव्य को देखने में हमको अरुचि हो रही है, खाने में अरुचिकर है, यानी रसना इंद्री उसका स्वाद नहीं लेना चाहती, कर्ण इंद्री उस ध्वनि को नहीं सुनना चाहती, रूप इंद्री देखना, उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसे ही स्पर्श इंद्री को छूने में आनंद नहीं है, तो आप समझ लीजिए उस द्रव्य में रुक्ष गुण है। रुक्ष गुण होगा तो उसका वर्ण अप्रिय होगा, या प्रिय तो नहीं कह सकते, अप्रिय नहीं कह सकते, यानी आकर्षण रहित होगा। ठीक है, वर्ण आकर्षण रहित होगा, स्वर आकर्षण रहित होगा, गंध आकर्षण रहित होगी, रस आकर्षण रहित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम आकर्षण रहित विषय वाले जो भी द्रव्य हैं वो सभी द्रव्य रुक्ष गुण से युक्त हुआ करते हैं। ये आप बहुत अच्छे से मोटे तौर पे आसानी से जान सकते हैं। इसके अलावा अब जानते ही हैं कि भाई जहाँ पर बंधन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, बंधन ना होता हो, अब बंधन वही है, आकर्षण होगा तो बंधन होगा। जैसे आप किसी चीज़ को, फूल को तोड़ना चाहते हैं, मतलब आप उससे जुड़ रहे हैं, बंध रहे हैं, उसको अपने पास लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वहाँ स्निग्ध गुण है। लेकिन आप कहते हैं क्या करेंगे इसको तोड़ के, देखने में तो अच्छा ही नहीं है, सूंघने में गंध भी का अपने अच्छी नहीं लग रही है, छोड़ो रहने दो। तो यहाँ क्या हो रहा है, बंधन का प्रतिकूल परिस्थिति है, यानी आप उसको लेना नहीं चाहते, और अगर आपके पास है भी तो फेंक देते हैं, तो इट मीन्स कि उसमें रुक्ष गुण है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी द्रव्य में रुक्ष गुण होगा तो वो जल का अवशोषण कर लेगा। उसका प्रयोग करते ही जहाँ कहीं भी जल होगा उस जल का अवशोषण करने लग जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं बालू रुक्ष गुण से युक्त होती है। अब आप बालू में पानी डालिए तो देखिए तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो जितना जल्दी जल का अवशोषण कर ले, समझ लीजिए वो द्रव्य उतना अधिक रुक्ष गुण से युक्त है। ठीक है, यदि कोई द्रव्य, ये वैसे तो हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी प्रभाहीन है, कांतिहीन है, या बुझा बुझा सा दिखाई देता है, तो आप समझ लीजिए कि वो द्रव्य रुक्ष गुण से युक्त है। देखिए, जैसा कि आप किसी चीज का चूर्ण बनाना चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं, तब चूर्ण बन पाता है। यानी उसके अणु जो है या मालिक्यूल जो है या पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो पाते हैं। चूर्ण तो सेपरेट होने से ही बनता है।
और उसी चूर्ण में थोड़ा पानी मिला दीजिए तो फिर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जिसका जितना जल्दी चूर्ण बन जाए वो उतना रूखा है। अगर किसी द्रव्य का आप चूर्ण बना रहे हैं और बहुत आसानी से बन जा रहा है मतलब बहुत रुक्ष है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से आप किसी द्रव्य में रुक्ष गुण है कि नहीं है या अधिक है कम है ऐसा जानने के लिए आप इन्हीं के द्वारा जो हमने अभी आपको बताया, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि इंद्रिय की अप्रियता हो, इंद्रिय उसमें आनंद ना लेती हो, इंद्रिय उससे जुड़ना ना चाहती हो, तो आप समझ जाइए कि वो रुक्ष गुण से युक्त है। या फिर जो जल का बहुत शीघ्रता से अवशोषण कर लेता हो, तब समझ जाइए कि वो चीज़ जल से रुक्ष गुण से युक्त है। उसके अलावा यदि कोई द्रव्य आप उसका पाउडर बनाते हैं, वो इजीली ब्रेक हो रहा है, वो टूट जा रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें रुक्ष गुण अधिक है। जो जितना रुक्ष होगा वो उतना जल्दी पृथक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसा कि देखिए मुनगा की डाल होती है जो, उसको आप थोड़ा सा भी कुछ थोड़ी सी भी आप बल लगाइए तो तुरंत टूट जाती है, इसका मतलब उसमें रुक्ष गुण है। आप जामुन जो होती है जम्बू की डाल भी बहुत रुक्ष होने के कारण बड़ी आसानी से टूट जाती है। तो ऐसा पृथक हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें रुक्ष गुण है। आइए हम लोग अब रुक्ष गुण का चिकित्सा में कहाँ उपयोग करेंगे उसको समझते हैं। तो जैसा आपको पता है कि ये सर्वाधिक जल का अवशोषण करने वाला गुण है, इसीलिए जिन रोगों में जल की अधिकता होती है उन रोगों में हमें रुक्ष गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना है। जैसे कि प्रमेह रोग है, प्रमेह में जल भाव बढ़ा रहता है, क्लेद भाव बढ़ा रहता है, इसी का अवशोषण करने की आवश्यकता होती है जिससे धातुओं में काठिन्यता उत्पन्न हो सके। धातुएं बहुत ही मृदु हो जाती हैं, क्लेद युक्त हो जाती हैं, इसीलिए वो जल के साथ मूत्र के साथ बहते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसे में हमको कठिनता उत्पन्न करनी होती है। इसीलिए प्रमेह के रोगियों को रुक्ष गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। कुष्ठ रोग में भी अत्यधिक क्लेद बढ़ा रहता है या कफ बढ़ा रहता है, तो कुष्ठ रोग में आपको रुक्ष गुण से युक्त द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जब अतिसार हो रहा होता है तो जल जो है वो मल में बहुत अधिक जल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको रुक्ष गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि शरीर में मेद बढ़ता जा रहा है तो हमें स्थूलता भी बढ़ती जा रही होगी और मेद भी, दोनों कंडीशंस में आप रुक्ष गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करिए तो शरीर में मेद की और स्थूलता की कमी होने लगेगी। स्थूल मतलब उसको पतलीकरण करना है, यानी लेखन करना है, ठीक है। और मेद तो क्लेद युक्त होता ही है, स्निग्ध बहुत होता है मेद, इसलिए आपस में जोड़ बनाता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, रुक्ष गुण से युक्त जब हम औषधि देंगे तो स्निग्धता का नाश होगा, मेद की स्निग्धता का नाश होगा और परिणाम स्वरूप उनमें पृथक्करण होगा, वो कलेक्ट नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए जुड़ जुड़ करके वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और स्थूलता में लेखन होगा, तो स्थूलता में भी लाभ करेगा और मेदस्विता में भी लाभ करेगा, ठीक है। जलोदर में रुक्षता से थोड़ा बचते हैं, विशेष रूप से उसमें जल को निकालने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं और जल को मूत्र मार्ग से निकालते हैं, तो कोष्ठ से उसको बाहर ले जाते हैं, वैसा करते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है अग्निवर्धक वहाँ पे कर्म करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि शरीर में जो है उपचय हो रहा है, शरीर बढ़ता जा रहा है और हमें वो वृद्धि रोकनी है, जैसा कि देखिए जब सेल्स में जो ट्यूमर्स बनने लगते हैं, ग्रंथियां बनने लगती हैं, शोथ होने लगते हैं, इन सारी कंडीशन में रुक्ष गुण से युक्त द्रव्य प्रयोग करने पर सेल्स का निर्माण गति जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जुड़ने वाले असेंबलिंग प्रोसेस को रोकता है। जितना असेंबल हो रहा है, एक सेल बनेगी तो पहले उसके लिए आरएनए बनेगा, फिर डीएनए बनेगा, फिर न्यूक्लियस बनेगा, फिर उसके ऑर्गेनील्स बनेंगे, फिर वो पूरी सेल बनेगी। तो यहाँ पे टाइप ऑफ असेंबलिंग है, पार्ट्स की असेंबलिंग, और ये क्या करता है, डिसेंबल करता है, असेंबल नहीं होने देता।
यानी जुड़ने नहीं देता रूक्ष गुण, ठीक है। तो यहाँ जुड़ जुड़ करके बन रहा है, जल्दी जल्दी इमेच्योर सेल्स बन रही हैं, तो हमें क्या करना है, बनने नहीं देना है। इसलिए रूक्ष गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। धमनी प्रतिचय हो रहा है, तो धमनी प्रतिचय में भी रूक्ष गुण से युक्त यदि हम द्रव्य देंगे तो जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस है वो धीरे धीरे उसका लेखन होगा और धमनियों के मार्ग जो अवरुद्ध हो रहे हैं वो खुलने लगेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो फैट डिपॉजिट हो रही है वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, उनका लेखन होने लग जाएगा और वो धमनियों के जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन से बाहर निकलने लग जाएगी, ठीक है। बाहर मतलब वहीं के वहीं बाहर नहीं निकलेगी, फ्लो के साथ बहते हुए तो जो भी जिन अंगों के द्वारा उसका उत्सर्जन हो सकता है वहाँ से उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक है। ग्रहणी रोग में बहुत श्लेष्मा रहता है। अगर श्लेष्मा की देखिए सारी ग्रहणी में तो अग्निमंद होती है, लेकिन अगर वातिक ग्रहणी है तो हमें रुक्ष गुण वाले द्रव्यों को प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। कफज ग्रहणी में विशेष रूप से और पैक्टिक ग्रहणी में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कफज ग्रहणी में रूक्ष गुण से युक्त द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। आम दोष में सारे स्रोतसों में आम चिपकने लगता है, स्रोतसों को अवरुद्ध करता है, तो ऐसे में हमें पृथक्करण का कार्य करना है, तो इसलिए हम रूक्ष गुण से युक्त द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने अतिसार में बताया था कि मल में यदि जल की अधिकता हो गई हो तो भी हमें रूक्ष गुण से युक्त द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा। अब एक साथ में कुछ रोगों के नाम जिनमें आप स्पेशली रूक्ष गुण का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अतिसार, कुष्ठ, प्रमेह, मेदाधिक्य, आलस्य, तंद्रा, अरुचि, नेत्राभिस्यंद और क्लेद युक्त व्रणों की स्थितियों में रूक्ष गुण का चिकित्सा में उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको रूक्ष गुण के बारे में पढ़ा दिया। अब आज हम लोग रूप गुण को भी इसी साथ खत्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है रूप गुण। तो आइए रूप गुण को हम लोग समझते हैं। हम लोग आग्नेय द्रव्य पढ़ रहे हैं और रूप गुण बहुल होते हैं आग्नेय द्रव्य, तो हमें ये समझना है कि रूप गुण क्या है। देखिए, जिन द्रव्यों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, देखिए ऊर्जा की यहाँ अमाउंट से लेना देना है। आप इंटेंसिटी अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो अत्यधिक ऊर्जावान जो द्रव्य होते हैं वो रूप गुण बहुल होते हैं। रूप गुण का मतलब क्या होता है कि इंद्रियों को उनके विषयों का सम्यक ज्ञान होना, ये रूप गुण के कारण होता है। सम्यक ज्ञान का जो प्रमुख कारण है वो है अग्नि। जिसकी अग्नि जितना प्राकृत अवस्था में रहेगी उस व्यक्ति को उतना सम्यक ज्ञान होगा। तो अग्नि, इसीलिए तस्माद अग्निम रक्षेत, इसलिए अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए आप काय चिकित्सा पढ़ते हैं, काय शरीर अग्नि, है ना। हाँ, तो इसीलिए अग्नि की रक्षा का विधान है, क्योंकि जब तक आपकी अग्नि सम्यक नहीं होगी, प्राकृत नहीं होगी, तब तक आपको ज्ञान ही प्राकृत नहीं होगा। और ज्ञान का मतलब क्या है कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो सब किसी भी सेंस को इम्प्रॉपरली रिसीव करेंगे, या इम्प्रॉपरली करेंगे, या एग्जैगरेटेड करेंगे, या कुछ का कुछ करेंगे। मतलब जो सेंस नहीं है वो सेंस ग्रहण होगा आपको, जैसा नहीं है वैसा दिखेगा। जैसे जब आप जानते हैं भ्रम हो रहा होता है या फिर संशय हो रहा होता है। भ्रम और संशय में अंतर क्या है? अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो ये है भ्रम, और संशय क्या है? रस्सी है या सांप है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ये तो रस्सी लग रही है, फिर थोड़ी देर बाद में समझ गया नहीं शायद सांप है। तो आप किस अवस्था में हैं? और यहाँ पे अग्नि विकृत हुआ करती है।
ऐसी स्थितियों में अग्नि विकृत होती है, तभी आपको सम्यक ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान का कारण कौन है? अग्नि। और इसीलिए शीघ्र ज्ञान का कारण होता है रूप गुण। देखिए, सम्यक ज्ञान का कारण कौन है? अग्नि महाभूत है, लेकिन शीघ्र ज्ञान का कारण कौन है? रूप गुण है। तो जिस द्रव्य में रूप गुण की बहुलता होती है वो द्रव्य हमारी इंद्रियों को अति शीघ्रता से डिटेक्ट होता है, यानी बहुत शीघ्रता से इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? अभी हमने बताया कि रूप गुण बहुल जो भी द्रव्य होगा वो अत्यधिक ऊर्जावान होता है। इसकी ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होने के कारण वो किसी भी इंद्री के रेस्टिंग स्टेज को एक्टिंग स्टेज में बहुत शीघ्रता से में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो इंद्री अपने थ्रेशोल्ड कंडीशन में है उसकी थ्रेशोल्ड पाने के लिए मतलब शीघ्रता से ऊर्जा उसको प्रदान करता है और इंद्री रेस्टिंग से एक्टिंग कंडीशन में तुरंत आ जाती है। इसीलिए रूप गुण बहुल द्रव्य हमें किसी भी इंद्री के द्वारा बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? यानी हाई एनर्जी, देखिए हाई इंटेंसिटी एनर्जी इज डिफरेंट थिंग, बट हाई एनर्जी इज डिफरेंट थिंग। तो हाई एनर्जी जो भी ड्रग्स हो या कोई भी कंपाउंड हो या कोई भी द्रव्य हो, ठीक है, वो सभी अत्यधिक रूप गुण से संपन्न होंगे और जिनकी जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी वो उतनी शीघ्रता से हमारी इंद्रियों को प्राप्त होंगे और जो जितनी शीघ्रता से हमारी इंद्रिय को प्राप्त होगा वो उतना ही रूप गुण बहुल होगा। समझ में आ रहा है? रूप गुण का मतलब है जो शीघ्रता से इंद्रिय को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब उसमें केवल आंख वाली इंद्रिय नहीं, जैसे आप किसी का रस पता करते हो बड़ी देर तक बता ही नहीं पाते, बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, और किसी का तो बस टच करते ही बता देते हो। जिह्वा में रसना इंद्रिय में जैसे ही आपने उस द्रव्य का संपर्क कराया तुरंत ही आपको उसका रस पता चल गया। इसका मतलब क्या है? इसमें ऊर्जा अधिक है, यानी ये रूप गुण से युक्त है, इसीलिए तत्काल इसका रस हमें पता चल रहा है। ठीक है? तो इसी तरीके से केवल रूप गुण की बात नहीं है। जितने कांटे हैं, अगर आपको कांटा थोड़ा सा छू जाए तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा? पता तो चलेगा। बस बात पता चलने की है। तो जितना जल्दी पता चल जाए, इसीलिए जितने कटीले द्रव्य होते हैं वो सब रूप गुण बहुल होते हैं, यानी उनमें अधिक ऊर्जा होती है। समझ गए? तो चाहे आप वहाँ स्पर्श बड़ी जल्दी पता चल गया, ठीक है, और मान लो आपने बहुत सॉफ्ट वाला कोई वूलन है या कोई ऐसी चीज़ है, फर वगैरह है, बहुत ही सॉफ्ट है, उसको आप धीरे से टच कराओ पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ। लेकिन कांटा जरा उतने ही धीरे से छुआ दो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कांटे कुछ चुभ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसका मतलब कि कांटे में क्या है? रूप गुण की अधिकता है, यानी अधिक ऊर्जा है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही किसी का रस आपको जल्दी से पता चल जाए, बड़ी कम अमाउंट में भी बड़ी जल्दी पता चल जाए। जैसे आप मिर्चे को, पूरा मिर्चा खाने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा टच करा के देखिए तुरंत पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि मिर्चा अधिक ऊर्जा से युक्त है और उसमें रूप गुण की बहुलता है। ठीक है ना भाई? समझ में आ रही? ऐसे ही कोई एक थप्पड़ मारे, अब जोर से मारे तो तत्काल पता चल जाएगा, या कोई तेज गति से कोई छोटा सा भी ऑब्जेक्ट आके आपको टकरा जाए तो आपको बहुत तेज लगता है। इसका मतलब कि उसमें अधिक ऊर्जा थी, यानी वो रूप गुण बहुल था। क्लियर हो रही की बात की नहीं? तो रूप गुण आप समझ गए। अत्यधिक ऊर्जावान द्रव्य जो है, यानी अधिक ऊर्जा का होना ही रूप गुण है। अभी हमने क्या बताया तुमको? वो है इंटेंसिटी और ये है अमाउंट। तो आपको समझ नहीं आ रहा है दोनों का अंतर? आया कि नहीं है भाई? इंटेंसिटी मतलब उसकी तेजी है, इसमें तेजी की बात नहीं, यहाँ अमाउंट की बात है। ज़्यादा अमाउंट है। अब कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है लेकिन तेज नहीं भी हो सकती है। ठीक है? कोई चीज़ कम हो सकती है लेकिन बहुत तेज हो सकती है। ठीक है ना? तो यही अंतर है दोनों में। ठीक है? समझ गए? तो कैसे रूप गुण बहुल द्रव्य जो है इजीली डिटेक्टेबल होता है, जो बहुत जल्दी से डिटेक्ट होता है। जो जितना जल्दी डिटेक्ट होगा इंद्रियों के द्वारा वो उतना ही रूप गुण बहुल होगा। ठीक है? डिटेक्ट क्यों होता है ये हमने बताया कि इंद्री
को हम तभी डिटेक्ट करवा पाते हैं जब उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देते हैं। रेस्टिंग से एक्टिंग स्टेज के बीच की जो ऊर्जा है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो उतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो जितना जल्दी दे देगा, इंद्री उतना जल्दी सक्रिय हो जाएगी और फटाफट अपने विषय को ग्रहण करने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो उतना शीघ्रता से दे पाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए अब तो हमें समझ में आ रहा है कि शायद आप आसानी से समझ गए होंगे कि रूप गुण क्या है। है ना? हाँ, तो इस तरीके से रूप गुण की बहुलता कैसे पता चलेगी, कैसे हम जाने कि किसी द्रव्य में रूप गुण है। जो भी द्रव्य हमारे किसी भी इंद्रिय के द्वारा सद्यो ज्ञान को प्राप्त होता है, सद्या ज्ञानकारी है, तत्काल हमको सूचना देता है, बहुत जल्दी पता चलता है, वो द्रव्य रूप गुण बहुल होता है। ठीक है? हाँ, तो आइए हम लोग इसके प्रयोग को भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, यदि इंद्रियां जो है वो शिथिल हो रही हो, ठीक है, उत्साह की हानि हो रही हो, इंद्रिय अपने विषय के प्रति या इंद्रिय के कर्म, जैसा कि आपने बात कलाकली अध्याय पढ़ा, इंद्रिय अर्थाणाम अभिवोढ़ा सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, यानी सभी इंद्रियों को उसके उसके उद्योग में लगाने की क्रिया, उसके उसके कार्य में लगाने। तो इंद्रिय यदि सुप्तावस्था में रहती है तो हम इंद्रिय के द्वारा कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इंद्रिय को जागृत करने के लिए कौन से गुण की आवश्यकता होगी? रूप गुण की आवश्यकता होगी। तो जिनकी इंद्रियां सुप्तावस्था में रहती हैं या तंद्राधिक्य होती है, जिनको जब तंद्राधिक्य, निद्राधिक्य, आलस्य आधिक्य है, तो हम रूप गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर तम की वृद्धि हुई है तो इंद्रिय को असम्यक ज्ञान होता है। ठीक है? सम्यक ज्ञान कारक कौन है? अग्नि। और अग्नि में ही रूप गुण बहुल होता है। तो हम फिर आग्नेय द्रव्य देंगे तो रूप गुण से ही चिकित्सा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसलिए सम्यक ज्ञान में भी रूप गुण कारण होता है। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ कारण कार्य दोनों भावों का एक साथ करके हम अग्नि को ना कह करके सीधे रूप गुण को कह रहे हैं कि यदि इंद्रियों के द्वारा सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है तो हमें रूप गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? इसीलिए देखिए, हम लोग इंद्रियों की प्रखरता करने के लिए, इंद्रियों को सही ज्ञान कराने के लिए हम मेद्य द्रव्यों में प्रायः स्वर्ण का प्रयोग करते हैं। स्वर्ण जो है वो अग्नि से उत्पन्न हुआ है, यह अग्नि के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए सारे जो है ना, ज़्यादातर मेद्य द्रव्यों में स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। मेद्य योगों में आपने देखा होगा, सुना होगा। और जैसा कि आप बच्चों को अभी स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं तो वो मेधा कारक होता है। उसका कारण क्या है? अग्नि को सम्यक करता है, अग्नि को सम्यक करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराता है, तो शुद्ध ज्ञान होता है। इसीलिए यदि हम लोगों को मान लीजिए सही सही ज्ञान ना हो रहा हो, जिसकी वजह से हमारे को एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं प्रज्ञापराध, तो प्रज्ञापराध जिनसे होता रहता है उनको रूप गुण बहुल द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको आँख की भी रोशनी बढ़ानी है तो भी आप अग्निवर्धक या रूप गुण बहुल द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। उसमें क्या होता है कि हम अपने ही शरीर के अवयवों को हम बाहरी अवयव मानने लगते हैं और परिणाम स्वरूप फिर हम उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ हमारा ज्ञान कैसा है? असम्यक ज्ञान है, हम सही को गलत समझ रहे हैं। ठीक है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऑटो इम्यूनिटी में आग्नेय द्रव्यों का या रूप गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गया कि नहीं? तो इस तरीके से जिनकी जैसे कफज प्रकृति के जो लोग हैं उनकी इंद्रिय की थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत अधिक होती है, इसीलिए वो किसी कार्य को बहुत देर बाद करना प्रारंभ करते हैं या उनको कोई चीज़ समझने में भी बहुत देर लगती है। एक बार समझ जाते हैं तब तो समझ के ही रखते हैं, लेकिन समझने में ही बड़ी देर लगती है, भूलते नहीं हैं। समझ गए तो नहीं भूलेंगे,
लेकिन समझना बड़ा काम, क्यों कि उनकी अग्नि जल नहीं रही होती है, कपच प्रकृति वाले लोगों की। तो धीरे 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 वो एक बात को काफ़ी देर से समझते हैं, और जब समझ गए तो फिर समझ के रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जिन लोगों को कोई बात देर से समझ में आती है उनको क्या करना चाहिए, आग्नेय द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। हाँ, यानी रूप गुण बहुल द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तो हम लोग शार्ट में ये समझें कि इंद्रियों के यथावत ज्ञान की शक्ति में यदि कमी है, यानी इंद्रियां यथावत ज्ञान नहीं कर पा रही, अयथावत ज्ञान कर रही हैं, तो हमें रूप गुण बहुल द्रव्य चिकित्सा में उपयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष अल्पता है अगर, तो हमें रूप गुण बहुल द्रव्य प्रयोग करना चाहिए। अगर रिफ्लेक्स एक्शंस में देर हो रही है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं में देरी हो रही है, तो हमें रूप गुण बहुल द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। और मिथ्या ज्ञान यदि हो रहा है तो हमें रूप गुण बहुल द्रव्यों को चिकित्सा में उपयोग करना चाहिए।